धार्मिक पर्यटन एक यात्रा नहीं है, बल्कि अपनी आत्मा को जानने और अनुभव करने का एक अवसर है। नमस्कार। And good morning, everyone. I, Ashish Tomar, And I, Reshu Ojha, students of MBA, are feeling honored to welcome you all for this 2 days international conference on religious tourism on behalf of Babasaheb Bhimrao Ambedkar University, ranked 55th in NIRF 2022 rankings, and Department of Management Studies, ranked 87th in NIRF 2022 rankings. We are honored and delighted to have guests who are a great influence in shaping the future of our nation. आज के मुख्य अतिथि के रूप में यशस्वी श्री ब्रजेश पाठक सर, माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का हम स्वागत करते हुए सम्मानित महसूस कर रहे हैं। सर एक प्रतिष्ठित नेता और दूरदर्शी हैं, जिन्होंने हमारे राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। महोदय, इस कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति से हम अभिभूत हैं। We have our guest of honor, Professor Neerja Pandey ma'am, Professor, Business Communication, Indian Institute of Management, Lucknow, Noida campus. We have our guest of honor, Professor Suresh Sharma sir, Director North Central Zone Cultural Center, Government of India, Prayagraj. We are truly privileged to welcome our Honorable Vice Chancellor, Professor Sanjay Singh sir, who has an enriched experience and has fostered an environment of learning that inspires and motivates all of us. This conference is also an outcome of his inspiration. Respected Professor Kushen Mishra sir, Head Department of Management Studies, Dean School of Management and Commerce is with us. We welcome sir and thank you for always guiding and motivating us, leading the department to new heights, bringing the accolades of making the department among the top 100 management institutes of India. We welcome our convener, Dr. Tarna ma'am, who is instrumental in organizing this ICRT-sponsored international conference, which is the 5th consecutive event organized by ma'am. Prior to this, ma'am also organized AICTE-sponsored Atal FGP. भारतीय संस्कृति के अनुसार हर शुभ कार्य का आरंभ दीप प्रज्वलन विधि से किया जाता है। हम अपने सभी सम्मानित अतिथियों से दीप प्रज्वलन का विनम्र निवेदन करते हैं। दीप ज्योति परब्रह्मा, दीप ज्योति जनार्दना, दीपो हरति मे पापम, संध्या दीपम नमोस्तुते, शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम सुखम संपदाम, शत्रु वृद्धि विनाशाम, चा दीप ज्योति नमोस्तुते। आप सभी के समक्ष हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि यशस्वी श्री ब्रजेश पाठक सर का हम हार्दिक स्वागत और कोटि कोटि अभिनंदन करते हैं। सर का हमारे प्रांगण में आना अति गौरवपूर्ण क्षण है। सर ने प्रारंभिक राजनैतिक सक्रियता का सफर छात्र जीवन से ही शुरू कर दिया था तथा वहां से आज उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के कैबिनेट मंत्री बनने का तक के सफर अति प्रेरणादायक है। We request Honorable Vice Chancellor Sir to welcome our Honorable Chief Guest, Shri Brajesh Pathak Sir, with a bouquet of flowers. दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस ऑफ रिलीजियस टूरिज्म के भव्य एवं गरिमामय समारोह में हमारे बीच में उपस्थित हैं।
विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय सिंह जी, डॉक्टर तरुणा जी, प्रोफेसर नीरजा पांडे जी, प्रोफेसर सुरेश शर्मा जी, उपस्थित सभी भाइयों तथा बहनों, सबसे पहले मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, मुझे यहाँ आना नहीं था, लेकिन विशेष ईश्वरीय अनुकंपा से मैं 2 मिनट के लिए हाजिरी लगाने के लिए सिर्फ आया हूँ, औपचारिक रूप से कि मेरी प्रेजेंस हो जाए और ये न लगे कि मैं नहीं पहुँच पाया। और चूँकि राजनीतिक व्यस्तताओं की वजह से कई कमिटमेंट पूरे करने पड़ते हैं, उसी में हमारा ये आना हुआ है, लेकिन मैं कार्यक्रम की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जिस ढंग से धार्मिक पर्यटन को उत्तर प्रदेश और देश में बढ़ावा मिला है, मैं कह सकता हूँ कि इस बार के जो 31 दिसंबर के आंकड़े हैं वो गोवा से अधिक फुटफॉल काशी विश्वनाथ मंदिर में, बाबा की नगरी में, वाराणसी में हुआ है। और इस प्रकार उत्तर प्रदेश में तो असीम संभावनाएं हैं धार्मिक पर्यटन की। देश दुनिया के लोग उत्तर प्रदेश आकर के प्रभु राम की धरती, कृष्ण की धरती देखना चाहते हैं, संगम को देखना चाहते हैं, तो यह अद्भुत नज़ारा है। मैं कार्यक्रम की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं और बहुत कम समय बैठने के लिए, सुनने के लिए मैं क्षमा मांगता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपना स्नेह और सम्मान प्रदर्शित करने के लिए माननीय कुलपति महोदय से अनुरोध करते हैं कि वे यशस्वी उप मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह एवं उत्तरीय भेंट करें। And their guardians throughout the world. The Ministry of Tourism, Government of India has been working on the identification and development of pilgrimage sites to enrich religious and spiritual tourist experience and enhance employment opportunities, thus promoting religious tourism. With this theme in mind, our Department of Management Studies has taken a step forward by holding this international conference for 2 days to bring academicians, industrialists, researchers, and other professionals from all around the world to participate and sincerely contribute their researches and ideas on different aspects of religious tourism, along with the display of cultural activities. We are thrilled to inform you that the Ministry of Tourism, Government of India, has extended its humble support to conduct this conference. The goal of tourism in India is to make India a year-round travel destination and to increase visitors, spending and time spent in order to boost the contribution of tourism to the Indian economy. Religious tourism in India takes many forms, including yoga tourism, pilgrimage, religious sightseeing, as India has sites important to Hinduism, Buddhism, Islam, Sikhism, as well as magnificent architecture and the attraction of Orientalism. हमारे अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग रंग की त्वचा हो सकती है, लेकिन हम सभी एक मानव जाति के हैं. To raise awareness about common heritage, its preservation, and to contribute to local development while also building cultural understanding is the motive behind this conference. With this enthusiasm and fervor, let's start this conference. सभी गणमान्य व्यक्तियों और दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया कुलगीत के लिए खड़े हो जाएं.
To make this morning a blessed one, we would begin by garlanding the great visionary, Babasaheb Bhimrao Ambedkar ji, the architect of our constitution. All the guests are requested to sit down for now. We request our honorable chief guest, our guest of honor, Professor Neerja Pandey ma'am, guest of honor, Professor Suresh Sharma sir, honorable vice chancellor, Professor Sanjay Singh sir, Professor Kushen Mishra sir, and Dr. Taruna ma'am to please come for garlanding. हम अपने सम्मानित अतिथियों से दीप प्रज्वलन का विनम्र निवेदन करते हैं। अब स्टार्ट से करो बेटा, बढ़िया। कोई नहीं, बड़ी हो गया आगे ना, ठीक है आगे समय वापस उधर ऊपर आगे रख, एक और लेते हैं सिक्योरिटी का पसीना छूट जाता है। आयोजक नजर में ही आए मंत्री जी, आपका आयोजक कौन है? पूरा विश्वविद्यालय आयोजक, सभी गणमान्य व्यक्तियों और दर्शकों से अनुरोध है, कृपया कुलगीत के लिए खड़े हो जाएं। हम विनम्रता पूर्वक अनुरोध करते हैं, कुलगीत के बाद ताली ना बजाएं। We humbly request not to clap after the Kuldeep. हमारे देश की शान है, हमारा विश्वविद्यालय हमारे देश की शान है। भीमराव के सपनों का ये नया प्रतिमान है, अवध का मान है ज्ञान कला की राजधानी। मन से नमन विज्ञान की ये राजधानी, हमारा विश्वविद्यालय। बुद्ध के संदेश से दुनिया निखारे, सत्य अहिंसा प्रेम से जग को सवारे। ज्ञान ऐसा हो कि जो मुक्ति दिलाए, हो प्रखर इतना कि जो इंसान बनाए। हमारा विश्वविद्यालय हमारे देश की शान है, भीमराव के सपनों का ये नया प्रतिमान है, हमारा विश्वविद्यालय। आओ धरा को सपने की धरती बनाए, आओ सभी जीवों को उनका हक दिलाए। संविधानी सपनों को हम सच बनाए, अम्बेडकर विश्वविद्यालय को, अम्बेडकर विश्वविद्यालय को ज्ञान का संसद बनाए।
audience are requested to please occupy the front seats. We will now felicitate our guests. We request Honorable Vice Chancellor Sir to welcome our guest of honor, Professor Neerja Pandey ma'am, with a bouquet of flowers. Thank you, sir. We request Professor Kushen Mishra sir to welcome our guest of honor, Professor Suresh Sharma sir, with a bouquet of flowers. Thank you, sir. We request Dr. Taruna ma'am to welcome our Honorable Vice Chancellor, Professor Sanjay Singh sir, with a bouquet of flowers. Thank you, ma'am. We request Dr. Taruna ma'am to welcome our Dean School of Management and Commerce, Professor Kushen Mishra sir, with a bouquet of flowers. Thank you, ma'am. We would like to call upon our convener, Dr. Taruna ma'am, to please address and brief about the conference. Ma'am. Thank you, Ashish and Reshu. I heartily welcome you all today for the August gathering of the inaugural function of 2 days international conference on religious tourism. I heartily welcome all the audience and the dignitaries on the dais. Honorable Vice Chancellor Sir, esteemed guest of honor Professor Neerja Pandey ma'am, Professor Suresh Sharma sir, distinguished faculty members, staff, delegates from various institutions and from different parts of countries, ladies and gentlemen. A very good morning and a warm welcome to all in this 2 days international conference on religious tourism. Dear friend, every conference is purposive in nature, and so is this. This is a small attempt to put in by Babasaheb Bhimrao Ambedkar University's effort to help our state achieve the $1 trillion mark as envisioned by our Honorable Prime Minister, Shri Modi ji, and our Chief Minister, Shri Yogi Adityanath ji, by creating a massive awareness exercise through this conference. As you all are aware, that Uttar Pradesh is trying to obtain the status of being the first state in the country to reach the 1 trillion economy mark. Globally, tourism is a significant driver of economic growth in many countries, and particularly to those that rely heavily on tourism for revenue. According to the United Nations World Tourism Organization, international tourist arrivals reached a total of 1.5 billion worldwide, whereas religious tourism accounts for about 300 to 330 million trips annually, approximately 20% of all the international tourism, and generates around $1.8 billion in the annual revenue. The conference is about the religious tourism, which aims to bring together academicians, researchers, professionals from around the world to discuss and present their knowledge and research on different aspects of religious tourism. It will also serve as a leading interdisciplinary platform to share and deliberate on recent advances, developments, and issues in the domain of religious tourism, as well as the practical challenges and solutions. Religious tourism is a subject that is close to the hearts of many people around the world. For centuries, people of different faiths have traveled to holy sites and places of worship in search of spiritual enlightenment and renewal. Today, the concept of religious tourism has evolved to encompass much broader range of activities, from visiting cultural, historical sites to attend religious festivals and events. Religious tourism is a significant segment of the global tourism industry, as many people travel to various destinations for their religious and spiritual reasons, like Mecca in Saudi Arabia, Jerusalem in Israel, Vatican City in Italy, Lourdes in France, Shevardhan Pagoda in Myanmar, Gondal Temple in Amritsar, Haridwar, the holy city of Varanasi, Ayodhya, Prayag, Kedarnath, Amarnath, Badrinath, Ganga Sagar, and
so many other which India is rich into cultural heritage and holy places. According to the Ministry of Tourism, Government of India, the number of domestic tourists visit in India was approximately 2.8 billion, where Uttar Pradesh is one of the most visited states in the India, with a high rate of domestic and international tourists, and we account to cater to 110 million domestic visits per year, and the idea is to triple this influx of the tourists so that we can generate more of economy for Uttar Pradesh. Uttar Pradesh is known for its rich cultural and historical heritage, as well as because of its religious significance. The major religious tourism destination of Uttar Pradesh have always been attracted not only by Hindus but all sects of religion all across. Sarnath and Kushinagar, which are important Buddhist pilgrimage sites. Apart from these, there are many more sites in Uttar Pradesh, and government is continuously working on various circuits, whether it could be Ayodhya and Bakya Bihari in Vrindavan and the Prasad cities. The conference aims to exfoliate all the aspects pertaining to culture, art, religion. Over the next few hours, we'll be exploring the fascinating topics in more depth. We have a range of experts, academicians, luminaries lined up who will be sharing their knowledge and insights into the realm of religious tourism. Our aim for this seminar is to provide a platform for discussion and exchange ideas on how religious tourism can be harnessed to promote and develop interfaith dialogue and understanding to foster cultural exchange and drive to economic growth. The 2 days international seminar is inclusive of 2 plenary sessions, 1 panel discussion, and 10 technical sessions, and the evening is filled with cultural renaissance. With the firm belief that the seminar will meet the expectation, I welcome you all and owe a profound gratitude to all the participants who have traveled across all the states of India to make this event a big success. We have participants right from Karnataka to Chhattisgarh to Madhya Pradesh to Northeast, Assam. Every state of the corner of India has been touched upon, and that is the success of our conference. I thank you all, to all the dignitaries, and to Honorable Deputy Chief Minister of Uttar Pradesh, Shri Brijesh Pathak ji, for sharing his valuable time and ideas, and with the firm belief that we will have tangible outcomes of this international conference. I heartily welcome you all. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, ma'am. What we choose to love is very important, for what we love leads our eyes, ears, and hearts on a pilgrimage that shapes the texture of our lives. Thank you, ma'am, for deliberating about this conference. I'm sure everyone is excited to attend this international conference even more after hearing your address. Moving forward to our honorable dignitaries, whom we are eagerly waiting to listen to. It is my privilege to introduce the esteemed guest of honor, Professor Neerja Pandey, ma'am. Ma'am is professor in the business communication field at Indian Institute of Management, Lucknow, Noida campus. Ma'am has more than 30 years of rich academic, administrative, and research experience in premier national and international institutions. Ma'am is credited with establishing the communication area at IIM Lucknow in 1999 and has successfully conducted numerous management development programs for executives at both public and private sector organizations. Let's welcome ma'am to address us all by sharing her expertise with a round of applause. Thank you so much. A very good morning to all of you. My dignitaries at the dais, Professor Sanjay, Professor Suresh, Professor Mishra, Professor Taruna, Brajesh Pathak ji, who had to leave for urgent meetings, professors of the university who are here, invited speakers, students, ladies and gentlemen.
It is an absolute honor for me that I have been invited as a keynote speaker, and your Professor Taruna and I go back about 2 decades in our relationship. And when she mentioned to you, and the fact that this conference is being organized for many, many months, because she had talked to me about a few months back, I started thinking of religious tourism. And in the next about 12 to 15 minutes, how much time? About 15 minutes? Yes, I'll take 15 minutes. I'll share with you some of my thoughts, which are just musings, just deliberations on this unique topic, because I have not done any research on religious tourism, but I think all of us are part of it because we've made some pilgrimages to some places. We've been part of culture, heritage, and the ambience of any place that we've been to. And my background also of academic studies, which is PhD in literature and poetry, also gives me a little bit of confidence that there would be some things which I'll share with you, which might be some food for thought later on for researchers, a little different perspective for some of you. And I hope to leave some imprint of these classical works which I bring to you. Now, the first thing when I look at these two words, religious tourism, I feel that it is an oxymoron, sir. मुझे इसमें विरोधाभास दिखता है कि रिलीजियस भी है और टूरिज्म भी है, तो ये कैसे दोनों मिलते हैं? How the twain shall meet? So I was just going into the details of what is there, and I think these are the two extremes which I'll try to connect today through some of the thoughts which came to my mind as I was going through the works which started, connecting the dots. There was a huge connection which got made, in fact, quite literally the last night. Because I didn't want to talk about things which you are an expert on. I teach all my courses, even in IIM Lucknow, leadership courses through literature, because I have a PhD in literature, and that's where my heart is, where my mind is, where my thoughts are. I think the first thing is religious is idealism. These are ideals. These are beliefs. These are faith. This is faith. This is my core values. So these would be ideals which can never be literally reached but can be aspired for. Tourism is reality. Religious is emotionality. Tourism is rationality. And I think the two have to meet for, as Professor Taruna rightly said, that there is a huge, meaningful sense it is making, and it's a win-win situation. It is, if it is helping us find the meaning of our lives, as well as touching others' life economically, why not? Why not? Now, the first, I teach a course called Leadership Through Literature, which is an elective in IIM. And there are 8 classical books which I teach there. And I was thinking, the first 3 books have travel as their theme. Let me pick out this, something which looks, जो लगता है कि विरोधाभास है, लेकिन है नहीं, क्योंकि उसमें बहुत connections हैं, जो मुझे भी शुरू में लगा कि क्या एक pilgrimage, spiritualism or tourism, this is, religious is more about soul and heart. Tourism is about my mind and body. Religious is about, the destination where I'm going. Because if I'm not able to reach there, the travel is not the destination, which tourism is all about.
because I have to reach that destination for sure. And that is where the whole efforts which Taruna so beautifully talked about, of the corridors, of the beautiful infrastructure which is being made. Now, there is this book called The Little Prince. There's a French author who's written it, where there is a pilot and there is a wanderer, a prince who's wandering and has come to one of the planets, and then he visits different planets. Now, there's a beautiful statement in that book, which I think will touch on what is religious. And the narrator says, and now here is my secret. A very simple secret. It is only with the heart that one can rightly see. That which is essential is invisible to the eye. Now, that religion is essential to us. As she mentioned, we, whatever background that we come from, Hindus, Muslims, Buddhists, Sikhs, whichever religion across the world, somewhere it is essential to us and it is invisible to the eye. And that is why these religious, spiritual, sacred, divine sites sometimes do not make much sense to people who are not believers. And there's no reason why there should be any reason given to them to, make sense out of it, because it is invisible to the eye and it's only with the heart and with our feelings that we can feel it. Now, this is where I feel that when I look at, this quote from the prince, that this is essential. All of us are travelers in this world, and I think somewhere our meaning of life would be connected to the kind of, connect with our own selves, which we make when we reach these religious destinations, the self-discovery which we make when we are there, the absolute insignificant feeling which we have in front of the kind of deities, and the whole sense-making which we do of our intellectual, more than intellectual, our spiritual self. Another book which I teach is Alchemist, which is the most recent one, which is Paulo Coelho, Brazilian author. Now, he himself actually, before he was able to find himself, took a 500 miles walk in Spain to a site where there was a cathedral. And this 500 miles walking tourism is where he discovered himself and wrote the book, The Pilgrimage. And the third, which is closest to my heart, is German author, Nobel laureate Hermann Hesse's Siddharth, which is in a way the story of Gautam Buddha. And I think the theme which we take there is meaning of life and the purpose of our life. There, in the fiction book which Hermann Hesse has written, we have a character called Siddharth who also meets Gautam Buddha. But like him, he says that I will myself find, the meaning of life and enlightenment. And I think, every year that I teach this book and we go through Dharma, Arth, Kam, Moksha, because that is how the chapters are there. And in the fictitious book, the protagonist, Siddharth, is a Brahmin boy who actually is dissatisfied with life. Now, every year when we're doing it with about 70, 80 students, from about 60 of them from our own institute and about 15, 20, 25 from our exchange students, mostly European, we look at, how he was born, how, he attained. We also go into the life of Buddha and how he attained, enlightenment in Bodh Gaya, and then, how he comes to Sarnath and, Shravasti, where he spends his most of his life as a teacher. I think Professor Sanjay Singh and, my colleagues on the dais, it's a dream for me as an individual to be able to, at some point in my life, to be able to do the Buddha circuit and to begin at, Lumbini and go exactly how he went.
because this is where the connections are made. Now, when we look at, research, I was looking at, the two aspects of how do we connect religion and tourism. Religion is about it's software, programming of the mind. Here we are talking about softwares. It's how my culture, my country, my city, my state, my family, my religion, my environment has shaped me. And these are the softwares of the mind, the programming of the mind. If we look at tourism, then this is the, demographics, the rationality, the travel agents, the transport, the flights, the, literature which is there, how, where will I stay? So I think if we do, psychographics, that is the attitudes, beliefs and values of people who are bringing us here, and do a lot of work there, and then also look at, the demographics. What are the kind of numbers which you were sharing, Professor Taruna? I think, in any of these, say, I travel very often from, say, Noida to Lucknow. In fact, even yesterday I came from Delhi. Every week we have classes here. In the last 2-3 days, I can share with you, we had the convocation, and once I was going from the convocation on 18th, I met some very, very dear friends. 3 of them, one had come from Kanpur, the other 2 were from Lucknow. They were all going to Delhi, and then from Delhi they were going to Nagpur. From Nagpur by road they were going to Chhindwara, because they all were believers of Sahaj Yoga, and it was the 100th birthday of, the Guru that they have. Look at the kind of. Yesterday, when I was coming from the airport, I talked to the driver who was there. So he said, in the last 1 week, ma'am, in IIM Lucknow, from across the country, people had come from the graduation of their children, and he said, I went to Banaras thrice. In the morning, I went to Ayodhya, took these parents to Ayodhya. From Ayodhya, we went to Banaras. And I think the amount of appreciation of infrastructure, the Kashi Vishwanath corridor, I think if we are, this religious tourism is connecting the country, connecting the emotionality and the rationality, the psychographics and the demographics. And the government of Uttar Pradesh, the Ministry of Tourism, the government of India, Honorable Chief Minister Yogi Adityanath, our Prime Minister, and the effort which people like us are making, I have no doubt that, the way in which we have aspirations, we would be able to make a win-win situation for all. It will be what we can get out of this. And this is where I feel the magic of the divine intervening. Somewhere I read that the SDG goals can be met through even making the Buddhist circuit even more robust. Because of the kind of, say, around 500 million people across the world being Buddhist, the kind of potential it is there. So I think with these musings, as I said, of mine, of being a student of literature, where the English literature has all its, glory given to a man called Chaucer, who wrote about 700-800 years back, the first so-called the English book, which is called the Canterbury Tales, which is nothing but a religious pilgrimage from Tabard into the Cathedral of Thomas Becket. And the poet is also one of the pilgrims, and he's talking about these about 29-30 pilgrims, the kind of world that they come from. Someone is a cook, someone is a king, a prince, someone is the bath of wife. I think there's so much of culture, there's so much of society which is traveling when we make such there is this democratization
which divine intervention is doing in the audience which is coming to these religious places. So I feel that this is an amazing opportunity to learn, to listen to the dignitaries who are here to speak, because you are experts, you've done research on tourism, travel and religious tourism. And my best wishes to the university, to the Vice Chancellor for organizing such a 2-day conference, and to all my students who are working. A lot of best wishes from my side, and I will always be willing to help you in any of your endeavors. Thank you very much. Thank you. Thank you, ma'am. Your speech was truly thought-provoking and inspiring. Thank you for teaching us valuable lesson in such a short period of time. And lastly, thank you for sharing your view on how religion is idealism and emotionality, while tourism is rationality. We welcome our esteemed guest of honor, Professor Suresh Sharma sir, Director, North Central Zone Cultural Center, Government of India, Prayagraj. Sir joined the National School of Drama in August 1999 as Chief of NSD Repertory Company and is presently Director in charge of the school. Sir has acted in more than 30 plays with various directors and has experience of working with almost all the eminent directors of India. Please join me in welcoming Sir to share his experiences with a huge round of applause. धन्यवाद। सर्वप्रथम मंच पर आसीन अपने सभी विशेषज्ञों का, दर्शक दीर्घा में विराजमान सभी बुद्धिजीवी वर्ग, छात्रों का, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। अपनी बात बहुत संक्षिप्त में रखना चाहता हूं। सर्वप्रथम मैं इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो विषय चुना गया है, रिलीजियस टूरिज्म, ये बहुत ही व्यापक, बहुत ही वृहद विषय है। इसके माध्यम से हम सिर्फ रिलीजियस टूरिज्म को देखना नहीं चाह रहे, बल्कि संपूर्ण विकास को देखना चाहते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें रिलीजियस टूरिज्म की, तो हम बात करें पूरे हिंदुस्तान की, ना कि सिर्फ उत्तर प्रदेश की। अगर हम देखें, साउथ से चलते हैं, आपका तिरुपति जी से, महाराष्ट्र से चले सिद्धि विनायक जी, शिरडी साईं बाबा, हम जम्मू कश्मीर में चले वैष्णो देवी माता, हिमाचल प्रदेश में चले जिसे देवभूमि कहा जाता है, उत्तराखंड की बात करें, इन सारी चीज़ों की अगर हम धार्मिक या रिलीजियस टूरिज्म की बात करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे हम धार्मिकता की ही बात नहीं करते कि सिर्फ धार्मिक प्रवृत्ति की वजह से लोग वहाँ पे जाते हैं, हम विकास की बात करते हैं। जैसे कि अभी बनारस में, काशी कॉरिडोर की जो हमारे समर्पित किया हमारे प्रधानमंत्री जी ने, अगर हम देखें तो वहाँ पे अभी हमारे बीच में BHU से भी आए हुए विशेषज्ञ हैं। 1 माह का तमिल संगमम वहाँ पे आयोजित किया गया था, जहाँ पे साउथ से टूरिस्ट आए हुए थे, उनको आमंत्रित किया गया था, और वो धार्मिक या रिलीजियस टूरिज्म के तौर पे ही हमने उनको आमंत्रित किया था, जिसका पूरा का पूरा कार्यभार जो है सांस्कृतिक दृष्टि से वो हमने निर्वाह किया था। टूरिज्म के साथ कल्चर का जुड़ना बहुत जरूरी है, या ये कहें कि एक अभिन्न उसका अंग है, उसका हिस्सा है। किसी भी देश को जानना है तो उसके आर्किटेक्चर को, उसकी संस्कृति को, उसकी कला को हमें जानना होगा। उसकी वजह से हम उस देश का संपूर्ण विश्लेषण कर सकते हैं। हम भारतवर्ष में रहते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि जिस तरह से टूरिज्म की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, मैडम ने भी कहा, करुणा मैम ने भी कहा कि कितना ज्यादा जो टूरिज्म, पूरे वर्ल्ड का टूरिज्म है, उसमें भारत का कितना हिस्सा है, भारत में किस तरह से टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रिलीजियस टूरिज्म की बात। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर 80 के दशक की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में टूरिज्म एक इंडस्ट्री के तौर पे लिया जाता था और इंडस्ट्री के अंदर आया करता था।
हमारे उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में जो बनारस का हमारा कॉरिडोर बना है, उसकी वजह से और उसके पूर्व में भी, क्योंकि विश्व का सबसे पुराना शहर उसको माना जाता है, वहाँ की सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है। उस हिसाब से देखें तो कितना ज़्यादा रिलीजियस टूरिज्म वहाँ पे हो रहा है, जिसके आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा जो है वो साउथ का है, दक्षिण भारत का है, महाराष्ट्र का है, गुजरात का है, लेकिन नॉर्थ का कितना हिस्सा है? हमें इन सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखना होगा। अगर हम धार्मिक टूरिज्म की बात कर रहे हैं, रिलीजियस टूरिज्म की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस टूरिज्म की बात नहीं है। आप उसके साथ देखिए कि जो चीज़ें लुप्त हो रही थी, अगर हम बनारस की बात करते हैं, कॉरिडोर बना, बाबा काशी विश्वनाथ जी का मंदिर पुराना है, पुराने से ही वहाँ से दर्शक या हमारे जो धार्मिक लोग रहे वो आते रहे हैं, लेकिन उसके साथ जो लुप्त प्राय हो रही थी चीज़ें, जो उसे हम कहते हैं कि काठ के खिलौने, लकड़ी के खिलौने, उसका पुनरुद्धार हुआ, वो सारी चीज़ें डेवलप हुई। सिर्फ और सिर्फ हम कॉरिडोर की अगर बात करते हैं तो उसके साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, अगर हम टूरिज्म की बात कर रहे हैं तो अपने अर्थव्यवस्था की भी हम बात कर रहे हैं। अगर हम देखते हैं साउथ की अगर हम बात करें, तिरुपति बालाजी की बात करें, तो तिरुपति बालाजी की वजह से सिर्फ मंदिर ही वहाँ डेवलप नहीं है, या मंदिर की वजह से लोग नहीं जाते, या मंदिर की वजह से लोग जाते हैं, तो वहाँ पे और क्या चीज़ें विकसित होती हैं। वहाँ के जो बाजार हैं, वहाँ पे जो होटल इंडस्ट्री है, वहाँ की जो प्रसाद की इंडस्ट्री है, वहाँ की जो फूलों के काम करने वाले लोग हैं, वहाँ पे जो प्रसाद बेचने वाले लोग हैं, वो भी उनका भी कहीं ना कहीं वो उत्थान होता है। तो हम सिर्फ रिलीजियस टूरिज्म को इस पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू को देश के विकास की तौर से भी देखें। आज बहुत सारी ऐसी हमारी उत्तर प्रदेश की जगह हैं जिनको अभी आवश्यकता है डेवलप करने की, जहाँ पे हम रिलीजियस टूरिज्म क्या, हम आम टूरिज्म को भी बहुत ज़्यादा आकर्षित कर सकते हैं। जैसे लुम्बिनी की बात की गई, अगर हम नैमिषारण्य की बात करें, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ अभी चिन्हित की जानी है, उनको चिन्हित करके उनको विकसित की जानी है। अगर कोई जगह डेवलप होती है तो सिर्फ वहाँ पे वो परिसर ही नहीं डेवलप होता है, वहाँ के लोग डेवलप होते हैं, वहाँ का बिजनेस डेवलप होता है, वहाँ की कई इंडस्ट्री जो है विकसित होती है, कई लोगों को रोजगार के साधन मिलते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ जो हमारा ये टूरिज्म है, चाहे हम उसको रिलीजियस टूरिज्म के नाम से पुकारें या किसी भी अन्य नाम से पुकारें, लेकिन मकसद हमारा सिर्फ ये होना चाहिए कि हमारा टूरिज्म का जो परसेंटेज है वो हमारा ज़्यादा बढ़ना चाहिए। हमारे टूरिस्ट हमारे देश में, हमारे प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा आने चाहिए, और उनके आने से जो आर्थिक दृष्टि से हमारी संपन्नता बनती है वो विकसित होनी चाहिए, और वो हो भी रही है। हम बात करना चाहते हैं कि अगर विकास की बात करें तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं, बनारस की बात कर लें, मथुरा की बात कर लें, अयोध्या जिस तरह से डेवलप हो रहा है या हो करके हमारे पास आएगा, उस पर भी कितना ज़्यादा हमारा रिलीजियस टूरिज्म बढ़ेगा, उससे ये प्रदेश विकसित होगा, उसके साथ साथ ये देश विकसित होगा, और उसके साथ जो हम बेरोजगारी की बात करते हैं कहीं ना कहीं वो भी विकसित होगा, कि हम कहीं ना कहीं रोजगार के अनेकों अनेक साधन भी उसके साथ जुड़ेंगे। हम संस्कृति को एकदम अलग कर देते हैं इस टूरिज्म से। आप देखिए बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर लोग टूरिस्ट के तौर पे जाते हैं, घूमने फिरने के तौर पे जाते हैं, दिन भर वो घूमते हैं, साइट सीन पे जाते हैं, लेकिन शाम को क्या है उनके पास? शाम को वो पुनः होटलों में, धर्मशालाओं में कैद हो जाते हैं, या पहाड़ों पे चले जाए तो वहां पे माल रोड होता है, माल रोड पे थोड़ा टहल लेते हैं। उसके अतिरिक्त क्या है? यदि उसको संस्कृति से, कल्चर से जोड़ा जाए तो और भी समृद्ध हम होंगे। हम अपने प्रदेश की, अपने देश की जो संस्कृति है मैक्सिमम लोगों तक की पहुंचा सकेंगे। हमें कहीं ना कहीं उस प्लानिंग की भी जरूरत है। अगर हम बात कर रहे हैं
जैसा कि बहुत ही बृहद हमने कहा विषय है, और इस विषय को चुनने के लिए मैं बहुत साधुवाद देता हूं मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ को कि इतना समृद्ध विषय उन्होंने चुना है। कहीं ना कहीं हमें उस टूरिज्म के साथ कल्चर को जोड़ना होगा। शाम को हमारे पास उन टूरिस्टों के लिए कोई भी मनोरंजन का कोई भी साधन नहीं होता है। हम या तो होटलों में कैद होते हैं, या कहीं रेस्टोरेंट में बाहर खाना खाने चले जाते हैं, या एक जो माल रोड है उस पर टहलने चले जाते हैं। आप देखिए कि अगर हम उसको संस्कृति से जोड़ते हैं, हम अपने प्रदेश की संस्कृति भी उन लोगों के बीच लेके जाते हैं, शाम को उनका प्रदर्शन करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जो प्रदेश के देश के कलाकार हैं वो भी कहीं ना कहीं समृद्ध होंगे। क्योंकि ये टूरिज्म के साथ साथ हमें अपने आर्थिक दृष्टि से अपने लोगों को, अपने प्रदेश को, अपने देश को भी मजबूत बनाना है। ये दृष्टिकोण भी हमें रखना होगा। आज हम बात करते हैं, जो आज तो बड़े अनेक साधन हो चुके हैं, जो हम 4 धाम की यात्रा बद्रीनाथ, केदारनाथ जी की, गंगोत्री, यमुनोत्री जी की बात करते थे, या जो बात करते हैं वैष्णो देवी माता की, जो पूरी यात्रा है, सारी रात चलती है। तो उसके साथ सिर्फ रिलीजियस टूरिज्म नहीं है, उसके साथ हम देखें तो आर्थिक विकास की भी बात है। आर्थिक तौर से भी लोग बहुत मजबूत होते हैं। अगर यात्रा श्रीनगर से शुरू होती है और अमरनाथ को जाती है, तो रास्ते में जितने भी कस्बे, गांव पड़ते हैं, वहां के लोगों को रोजगार का साधन मिलता है। वो अपने को विकसित करते हैं, आर्थिक तौर से वो मजबूत होते हैं। वैसे ही अगर बद्रीनाथ बद्रीनाथ जी की यात्रा की बात करें, वही ऐसे ही हम वैष्णो देवी की यात्रा की बात करें, वैसे ही हम बनारस की यात्रा की बात करें, अगर हम काशी बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर में आते हैं, तो कहाँ से लोग आते हैं, तो रास्ते से जहाँ से वो सफ़र करते हुए आते हैं, वहाँ पर जो जगह पड़ती है, कहीं ना कहीं आर्थिक दृष्टि से बनारस में, चाहे वो नाव वाले हों, चाहे वो प्रसाद वाले हों, चाहे वो बनारस की साड़ी वाले हों, चाहे वो फूलमाला वाले हों, चाहे वो रिक्शे वाले हो, चाहे वो टैक्सी का वाले हो, कहीं ना कहीं उनकी समृद्धता की भी बात होती है। तो इस टूरिज्म को, रिलीजियस टूरिज्म को हमें इस दृष्टिकोण से भी देखना होगा कि हम आर्थिक दृष्टि से अपने देश को, अपने उस शहर को कितना मजबूत और कितना हम सहयोग दे पा रहे हैं। उस इंफ्रास्ट्रक्चर की भी हमें बात करनी होगी आने वाले कुछ दिनों में, क्योंकि काफ़ी समय से बनारस में मैं काम कर रहा हूँ। जैसे कि बताया कि तमिल संगम में भी, और हर महीने कुछ ना कुछ, अभी जैसे आपका ये क्रूज़ गया, उस समय भी काफ़ी कार्यक्रम आयोजित किए गए। आने वाले समय में मुझे लगता है कि बनारस का हर घर जो है वो गेस्ट हाउस हो जाएगा, क्योंकि आपको वहाँ जगह ही नहीं मिल पाती। टूरिस्ट वहाँ मतलब कहा जाए पीक, उसमें वो बेचारे गैरेज में रहते हैं। तो ये देखें कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी उस तरह से डेवलप करना होगा। अगर हम टूरिज्म की बात कर रहे हैं, चाहे वो रिलीजियस टूरिज्म की बात कर रहे हैं, अगर हम उसी तरह से देखें कि किस तरह से अभी हम अगर नॉर्थ की बात करें, अभी हम डेवलपिंग उसमें हैं। अगर हम साउथ की बात करें, हम सोमनाथ की बात करें, अगर हम बार हम बात आते हैं जम्मू कश्मीर में चले जाते हैं, चाहे हम वैष्णो माता की तरफ चले जाते हैं, चाहे हम अगर तिरुमलाई की तरफ चले जाते हैं, तो वहाँ एक प्लान की तरह से चीज़ें डेवलप की गई हैं। आज वहाँ होटल सेक्टर या होटल इंडस्ट्री जिस तरह से डेवलप हुई है, उस तरह से हमारे बनारस में नहीं हो पाई है, उसी तरह से हमारे अयोध्या में अभी नहीं हो पाई है। या अभी हम बात कर रही थी आदरणीय मैडम मथुरा की, वहाँ पे उस तरह से डेवलपमेंट नहीं हो पाई। जब हम किसी भी चीज़ को प्लान कर रहे हो, तो हमें उसके साथ इन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना होगा, चाहे वो होटल इंडस्ट्री हो, चाहे वो ऑटो इंडस्ट्री हो, चाहे वो हमारे उस प्रदेश की जो 1 प्रोडक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट की हम बात करते हैं उसकी बात हो। उन सारी चीज़ों को, बाजार को भी ध्यान में हमें रखना होगा। हम इसके साथ ही अपनी बात को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार पुनः मैं आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया गया। धन्यवाद सर। जैसा कि आपने बताया, धार्मिक स्थलों पर जाना सिर्फ धार्मिकता के लिए ही नहीं, विकास के नजरिए से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए। It is indeed an honor to introduce our Honorable Vice Chancellor, Professor Sanjay Singh sir, the source of motivation and guidance to our entire university. Sir has been a true pioneer, paving the way for students and inspiring everyone to pursue their passions. Sir is an eminent scholar, and we request him to share his views and inspirational thoughts with us.
आज के इस कार्यक्रम में मंच पे विराजमान प्रोफेसर नीरजा पांडे जी, प्रोफेसर सुरेश शर्मा जी और हमारे सम्माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, जो हम बहुत व्यस्तता के कारण इस कार्यक्रम को जल्दी आके उपस्थित होके और चले गए। असल में जब लास्ट में बोलना हो तो बड़ी कठिन समस्या आ जाती है। हमारे दो विद्वान इतना सब बात कर गए, हमारे पास तो अब कुछ है नहीं बताने के लिए। जैसे एग्ज़ाम में लास्ट में जब वाइवा होता है तो जो स्टूडेंट को लास्ट में जाना होता है तो वो सोचता है गुरुजी क्या पूछेंगे क्या पूछेंगे। गुरुजी सोचते हैं कि अब इतना तो हम पूछ लिए, इतना बता दिए, अब हम क्या उससे पूछें। तो ये जो दुविधा की स्थिति हो जाती है लास्ट में जब प्रेसिडेंशियल रिमार्क देना होता है, तो यही दुविधा की स्थिति हमारे सामने खड़ी हो जाती है। आप दोनों लोगों ने इतने अच्छे बात बता दिया, सारी बातों को रख दिया इस पूरे कॉन्फ्रेंस के विषय में जो आनी चाहिए थी, वो सब बातें आ चुकी हैं आप सबके सामने। यहाँ इस कॉन्फ्रेंस में विराजमान हैं हमारे जो भी डेलीगेट्स आए हैं अपने देश से, मैं उन सबका स्वागत करता हूँ विश्वविद्यालय की तरफ से, अपनी तरफ से। और हमारा विश्वविद्यालय जो है इस कॉन्फ्रेंस के लिए, सेमिनार के लिए उसको सहयोग मिला हमारे टूरिज़्म डिपार्टमेंट से, तो मैं उनका धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारे विश्वविद्यालय को एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट किया इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करने के लिए। उनको बहुत हृदय से धन्यवाद। मैं थोड़ा बैठे बैठे विचार कर रहा था, आप नीरजा जी के विचारों को सुन रहा था और सुरेश जी के बारे में भी जो उन्होंने बात कही, इस पर विचार कर रहा था। पर कभी कभी मेरे मन में आ रहा था विचार कि जैसे हम लोग, मैं तो गांव का संबंध रहा है गांव से, कभी कभी जब हम अपने पूर्वज तो मैं नहीं कहूँगा, पर अपने जो परिवार में बहुत दादा दादी या उनसे भी जो सीनियर लोग थे, जब जाते थे कभी कभी उनको तीर्थ सबको करने की इच्छा होती थी। तो मैं देखता था उस समय जब मैं छोटा ही था, तो उस समय जब हमारी दादी नानी ये लोग जाती थीं तो बड़ा उत्सव का माहौल होता था। बड़े गांव में खूब ढोल मजीरा सब, बड़ा कीर्तन वगैरह जाने से पहले शुरू होता था, और उस भाव के बाद में फिर जब उनकी विदाई होती थी, अब तो खैर साधन बहुत हो गए, पहले तो जाते थे लोग तो सोचते थे कि जा रहे हैं, पता नहीं वापस आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। मगर उस समय भी, मैं अभी 30-40 साल 50 साल पहले की बात बता रहा हूँ, तो उस समय भी ऐसा रहता था कि अब ये जा रहे हैं किसी विशेष आयोजन पर या किसी विशेष अभियान पर, और उसके पीछे जो धार्मिक अनुष्ठान होते थे उसके पहले और फिर उसके बाद जो आने के बाद जो होने के धार्मिक अनुष्ठान जो तय होते थे, इन सब के बीच की जो ये यात्रा होती थी, ये अपने आप में आपको एक मन स्थिति बनाने में बहुत कारगर होती थी कि किस अभियान पे हम जा रहे हैं। कभी कभी मन में ही आता था कि जब पूछते थे तो बोलते तीर्थ पे जाते हैं, तीर्थ पे जाते हैं। अब क्या वो तीर्थ शब्द, जो तीर्थ शब्द है, वो क्या हम उसको रिलीजियस टूरिज्म से रिप्लेस कर सकते हैं क्या? इस पर थोड़ा सा मंथन करने की आवश्यकता है। कभी कभी हिंदी के शब्द या संस्कृत के शब्द से जब हम उसको इक्वेट करते हैं इंग्लिश में, तो क्या वही भाव आ पाता है क्या? इस पे मेरे मन में ऐसे विचार आ रहा था, मैंने आपके सामने शेयर किया। क्योंकि उस पूरे प्रक्रिया में जो भाव का आते हैं, जो भाव डेवलप होता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो जाते हैं जिस अभियान पे, मुझे लगता है कि उसकी पूरी एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में आने से ही उस बात की अनुभूति होती है, और वही अनुभव जो हमको इस पूरे तीर्थ को कह सकते हैं या तीर्थाटन में प्राप्त करने के लिए हम तत्पर होते हैं। तो इस दृष्टि से मुझे लगता है कि
कहीं उस भाव छुप न जाए, कहीं उससे हट न जाए, इसलिए कभी कभी शब्दों के चयन में भी हम सबको विचार विमर्श करते रहना चाहिए कि किस विषय को लेके, किस विचार को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। उस पर ये ध्यान अगर हो तो मुझे लगता है कि वो भाव पूर्ण रूप से प्रकट होगा। और ऐसा जैसा अभी बात हो रही थी, अब कई जब अगर टूरिज्म की बात करें या तीर्थ की बात करें तो जैसे हमारी यूनिवर्सिटी तो बाबा साहब के चिन्हों पे चलती है, उनके आदर्शों उद्देश्यों को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ 50% बच्चों, SC/ST बच्चों के लिए हमारे सीट्स भी रिजर्व है और तमाम उस तरह के आयामों को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं जहाँ अंतिम व्यक्ति को भी अवसर मिल सके शिक्षा का। अभी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब के जितने भी स्थान थे उनको पंच तीर्थ के नाम से घोषित किया। 5 तीर्थ उनको दिया है और मुझे लगता है कि वो भाव कितना, इसीलिए मैं शब्द के चयन से उसको जोड़ रहा हूँ कि वो भाव कैसे हैं जो बाबा साहब के सारे जो हमारे स्थल हैं उनको तीर्थ का स्थान दिया। और दीक्षा भूमि अभी मैं होके आया, वो भी एक जैसे तीर्थ के लिए ही, तीर्थ जैसे भाव वहाँ पे आते हैं जाने पे। तो ये जो भाव का संप्रेषण है वही इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है कि पंच तीर्थ के बाद हमें लगता है हमारा विश्वविद्यालय भी बाबा साहब के नाम से है और एक छठा तीर्थ ये भी बने, ऐसा मेरी अपेक्षा है। हम सब ऐसे हम अपने आप को ऐसे प्रस्तुत करें, हम ऐसे विचार ले आवें, ऐसे शुद्धता के साथ आचरण करें, ऐसा व्यवहार करें कि हमारा विश्वविद्यालय भी तीर्थ के रूप में, एक छठे तीर्थ के रूप में बाबा साहब से जुड़ा हुआ विश्वविद्यालय और छठे तीर्थ के रूप में जाना जाए। मेरी तो यही अपेक्षा है और मुझे लगता है कि हम सब जो विद्यार्थी हैं, हमारे अध्यापकगण हैं, कर्मचारीगण हैं, इस दिशा में काम भी कर रहे हैं। और आगे चल के एक समरसता का जो उदाहरण देखना हो, अगर कभी देश में चर्चा होगी तो मुझे लगता है कि हमारा विश्वविद्यालय उसमें सबसे ऊपर दिखाई पड़ेगा, जहां एक समरस भाव से कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं इसको दिखाने के लिए और इसको देखने के लिए लोग आएंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। कालांतर में हम इस तरह के उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए तत्पर हैं और कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इसमें हम कहीं पीछे भी नहीं हैं। अभी बहुत सी चीज़ों में हमको आगे जाना है, नैक का असेसमेंट होना है, उसमें भी मुझे लगता है कि ये सब भाव जरूर उसमें दिखाई पड़ेगा और उसके कारण से हम सब ऊंचाइयों पर आगे बढ़ते चलेंगे, हमारा विश्वविद्यालय भी आगे बढ़ता जाएगा। जहाँ तक टूरिज्म के बारे में है, बहुत से हमारे, आपको पता होगा कालांतर में भी हमारे भारतवर्ष में आज से तो हिमाचल से पूरा अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि रामेश्वरम से कैलाश और अटक से कटक, ये पूरी जो हमारी संस्कृति है, उस पूरी संस्कृति में जो माला है, उसमें जो हमारे मोती हैं, वो सब यही तीर्थ ही हैं और इसी तीर्थ के कारण ही हमारी पूरी संस्कृति एक दूसरे को जोड़े हुए है। जैसे अभी आजकल तो नवरात्र चल रहा है और आप देखें तो कम से कम 52 शक्तिपीठ हैं पूरे देश में और सब विभिन्न विभिन्न स्थानों पर हैं, सब जगह पर। आज पूरे इस नवरात्र में सबके यहाँ हर शक्तिपीठ पे कुछ न कुछ कार्यक्रम होता है, लोग जाते हैं करोड़ों की संख्या में। हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, इस तरह से पूरे देश में फैले हुए हैं। तमाम और भी ऐसे विभिन्न अपने समुदायों के, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सबके अपने अपने विशेष स्थान हैं जो पवित्र स्थान के रूप में जाने जाते हैं, जहाँ पे तीर्थ के लिए लोग जाते हैं। काशी के बारे में चर्चा हुई है, अभी सुरेश जी ने बात बताई, इतने लोग आते हैं आजकल। उन्होंने सही कहा कि काशी में एक एक घर जो है गेस्ट हाउस के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। मुझे लगता है इतने लोग जा रहे हैं, हमारे ख्याल से यहाँ भी जो हमारे प्रतिभागीगण आए होंगे उनकी भी इच्छा होगी कि अयोध्या और काशी जरूर जाएं। यहाँ जब भी हम कोई मीटिंग करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें एक डिमांड जरूर रहती है कि हमको अयोध्या भी जाना है और काशी भी जाना है, और इस विषय को हम सबको ध्यान में रखते हुए ही बहुत से आयोजनों को करना पड़ता है।
तो ये एक विशेष, अभी मेघालय से हमारे करीब 52 बच्चे आए थे, 50 के आसपास बच्चे थे, उन सब ने भी काशी का दर्शन किया और अयोध्या का दर्शन किया। और वहाँ पे काशी तो विशेष रूप से काशी धाम के कारण भी बहुत परिचित हो गया, और उसके अलावा विसारनाथ भी है जो बौद्ध भगवान बुद्ध के लिए प्रसिद्ध है। तो इस तरह से तमाम ऐसे अवसर हैं जहाँ पे कि हमको आने जाने की अवसर मिलते हैं, और इस अवसर का लाभ हम सब उठा सकें। पर मुझे लगता है कि अगर रिलीजियस टूरिज्म के बारे में या तीर्थ के बारे में बात करना है तो भाव प्रधान होकर ही उस विषय को आगे बढ़ा सकते हैं। उसी की कमी थोड़ी सी रह जाती है। आजकल जब भी हम लोग किसी धाम पे जाते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मुझे जो चुनौती भरा कार्य लगता है वो सफाई का लगता है। बहुत से ऐसे धाम हैं जहाँ स्थल हैं जहाँ हम जाते तो हैं, दर्शन तो करते हैं, वहाँ पर अपनी श्रद्धा को प्रकट करते हैं, पर थोड़ी सी कमी रह जाती है इस विषय की। इस पे चिंतन की आवश्यकता है जहाँ भी हम जाएं, क्योंकि स्थल तभी पवित्र हो सकता है जहाँ पर सफाई हो और उसकी रख रखाव हो। तो मुझे लगता है कि ये विषय हम सबके मानस के अंदर होना चाहिए, सफाई का बहुत ध्यान, और ऐसे भी स्वच्छता के ऊपर जहाँ भगवान वहीं निवास करते हैं जहाँ स्वच्छता रहती है। और मुझे लगता है कि ये सबके मन में आ भी गया है, और धीमे धीमे हमारे जो स्थल हैं पवित्र भी होते जा रहे हैं, और वहाँ सफाई भी रहती है, गवर्नमेंट की तरफ से भी है, और अपने लोग भी करते हैं प्रयास, पर अभी और उसमें करने की मुझे लगता है कि आवश्यकता है। ये एक चुनौतीपूर्ण काम है, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत सी जगह पर जीर्णोद्धार का भी काम एक चुनौतीपूर्ण है, उसको भी लेके हम लोगों को चलना चाहिए। और कभी अभी मैं ऐसे ही चूँकि इस विषय पे देख रहा था, आजकल एक डार्क टूरिज्म भी चला है। रिलीजियस टूरिज्म के अलावा भी अब उसको भी कभी पता नहीं क्या नाम आ जाए उसका विवाद में चल के, पर अभी तो उसको डार्क टूरिज्म कहते हैं। ऐसे स्थान की भी आजकल भ्रमण लोग करना चाहते हैं जहाँ पे बहुत सी त्रसादी हुई है, जहाँ पे बहुत से लोगों को मतलब उनका सफाया हुआ हो, या उनकी मृत्यु हुई हो, या किसी त्रसादी के कारण वहाँ पे बहुत भयंकर कोई आपदा रही हो। ऐसे भी स्थान के लिए भी एक टूरिज्म का कंसेप्ट डेवलप हो रहा है। वहाँ भी लोग जाके उस स्थान के विषय में संवेदना अपने जो है उसको कैसे जोड़ते हैं उसके साथ, उसको लेके भी अब टूरिज्म की एक कंसेप्ट डेवलप हो रहा है। जैसे चेरनोबिल जगह थी, और बहुत से चाइना में जहाँ पे कि काफ़ी लोग मारे गए थे वो, और कोई बहुत से ऐसे स्थान जहाँ पे इस तरह के भी विषय को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। हिरोशिमा है, वहाँ पे भी लोग जाते हैं। यूक्रेन में चेरनोबिल का है। न्यूयॉर्क में, आजकल न्यूयॉर्क में मैं गया था एक बार, ये जो अपना जो ट्विन टावर था उसके ध्वस्त होने के बाद जाने का अवसर मिला, तो पहला मेरा भी मन में यह आया कि कम से कम वो स्थान तो हम देख आए जहाँ पे कि ये एग्जिस्ट करता था। तो एक तरह से वो भी उन्होंने भी उसको एक टूरिज्म के रूप में डेवलप कर दिया। जो ग्राउंड जीरो है उसको भी टूरिज्म के रूप में आ रहा है। तो कौन से विषय, अगर आप कभी आप सब गए होंगे फ्रांस, पेरिस में जाइए तो आपको कैसे टूरिज्म के कंसेप्ट को डेवलप करते हैं इसका एग्जाम्पल हम सबको भी देखना चाहिए। छोटी छोटी बातों में उन्होंने ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीज़ों के म्यूजियम्स बना रखे हैं, और इतने अच्छे से मेंटेन कर रखा है उसको, इतना बढ़िया तरीके से प्रेजेंट करते हैं उसी विषय को। हमारे यहाँ तो बहुत सी चीज़ें हैं जिसको हम सब कर सकते हैं, वो प्रेजेंट करके ही उससे करोड़ों रुपया हमें लगता है पेरिस में करोड़ों रुपया खाली टूरिज्म से आता होगा। मतलब रुपया की मैं बात कर रहा हूँ, पर उनके करेंसी में बात करेंगे तो बहुत करोड़ों में सिर्फ टूरिज्म। और मैं बता रहा हूँ उससे लाख गुना अच्छी, अगर आर्किटेक्चर की तरह से देखें या और किसी विषय के देखें तो उससे बहुत ऐसे साइट्स हमारे यहाँ पे भी उपलब्ध हैं, और जिसके कारण हम बहुत सी चीज़ों को कर सकते हैं। पर उसको हम कैसे प्रेजेंट करें, कैसे अच्छे से रखें, किस तरह से उसको सजा के रखें, इस विषय का कंसेप्ट धीमे धीमे डेवलप कर रहा है। सब चीज़ सरकार के भरोसे छोड़ेंगे तो मुझे लगता है कि उतनी सफलता उतनी तेज़ी से नहीं मिलेगी, और समाज में एक परिवर्तन आना पड़ेगा कि हम जहाँ जाएं स्वयं में भी स्वच्छ रहें
स्थल को भी स्वच्छ रखें, उसके विषय में चिंतन करें और उसमें कुछ हो सकता हो तो कंट्रीब्यूट भी करें उस विषय को ठीक करने के लिए। मुझे लगता है कि सहभागिता का जो भाव है और तीर्थ के साथ यही भाव उत्पन्न होता था, मुझे लगता है, और इसी को हम सबको लेके आगे बढ़ना चाहिए। इसीलिए मैं शब्दों के चयन पर थोड़ा सा विषय रख दिया आपके सामने। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, मैं नहीं बोलता कि मैं ठीक हूँ, पर मुझे मेरे अंदर जो भाव था मैंने आपके सामने रखा उस विषय को। तो मैं इस पूरे कार्यक्रम की सफलता का कामना करता हूँ। आप सब आए हैं, मेरे विश्वविद्यालय आप सबका पूरा ध्यान रखेगा। कोई दिक्कत होगी तो मैं उसके लिए, कोई भी तकलीफ होती है तो मैं उसके लिए स्वयं विश्वविद्यालय की तरफ से क्षमा प्रार्थी हूँ। और मुझे लगता है कि हमारी टीम जो मैनेजमेंट की है, डॉक्टर तरुणा की टीम और कुशन जी की टीम, वो पूरा आप सबका ध्यान भी रखेगी और जो डिलिब्रेशंस होंगे उसके लाभ निश्चित रूप से समाज को, देश को मिलेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है और कामना भी है। तो आप सबको पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और आप सबसे विदा लेता हूं। जी प्रणाम, नमस्कार।